नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं EMRS TGT मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1 और इसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन का डेली सीरीज सॉल्व करेंगे और आप धैर्य के साथ जुड़े रहिए। इस सीरीज में आपको बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज होगा आपके लिए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि n इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7 into 15 power 6 then number of consecutive zeros in n are। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल टू 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 4 प्लस 7 प्लस 15 पावर 6। तो आपसे बोला गया है कि n एक नंबर है, n एक संख्या है जो कि 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 4 गुणे 7 गुणे 15 घाते 6 के रूप में है। तो आपको बताना है कि इसके एंड में, किसी भी नंबर के एंड में जो लगातार जीरोज आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 100 है, 100 में लगातार 2 जीरोज आते हैं, 100 में लगातार 2 शून्य आते हैं। तो इस तरह के नंबर में अंत में जो है कितने शून्य आएंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर जीरो लाना है, किसी भी नंबर के अंत में जीरो लाना है, तो उसमें 2 और 5 के गुणनखंड पे डिपेंड करता है। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 2 और 5, जितने 2 और 5 का एक पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, 2 और 5 का युग्म बनेगा, उतने ही यहाँ पे जीरोज आएंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं कि 2 के कितने गुणनखंड है और 5 के कितने गुणनखंड है। अगर ये आप फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आप देखिए कि 2 की पावर 3 है, और कहीं 2 आएगा क्या? नहीं। 3 की पावर 4 है, 3 में तो 2 नहीं आता। 15 में 5 आ रहा है, 15 में 5 आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं 5 की पावर 6 तो आ ही जाएगा 15 में, क्योंकि 15 क्या है, 3 इंटू 5 होता है। 3 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 6 आएगा। देखो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। आपको 2 की पावर 3 ही देख के आपका आंसर पता होना चाहिए कि आंसर 3 है। क्यों? देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए कि एक सामूहिक विवाह हो रहा है, ठीक है। अब सामूहिक विवाह में क्या है कि कुछ दुल्हन आए हुए हैं और कुछ दूल्हे आए हुए हैं। तो जितने, लेट्स से दुल्हन 20 दुल्हन है और 50 दूल्हे हैं, इसका मतलब शादी कितनी होगी? शादी तो 20 ही होगी ना। जितने, मतलब जितना पेयर बन पाएगा, जितना युग्म बन पाएगा, उतनी ही शादियां होंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पावर 3 है। 2 की कितनी पावर है? यहाँ पे 3 है, और 5 की पावर 6 हो रहा है। 5 की पावर कितने भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम कह सकते हैं लोवेस्ट पावर आपको देखना है 2 और 5 में से किसी एक का। तो 2 एक ऐसा नंबर जिसकी लोवेस्ट पावर होगी, जिसकी सबसे कम पावर होगी यहाँ पे 2 और 5 में। 3 और 7 को देखना ही नहीं है, 3 और 7 से कोई जीरोज नहीं बनने वाले। तो जीरो किससे बनेगा? 2 और 5 के युग्म से बनेगा जीरो। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर यहां से आ जाएगी 6। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 और 5 का जो युग बनेगा 3 वाला, ये 3 ही बनने वाला है। और तो 5 जो एक्स्ट्रा है, मतलब दुल्हन, यहाँ पे दूल्हा एक्स्ट्रा है, तो शादी कितने की होगी भाई? 3 की होगी ना। तो इसका मतलब इसका आंसर 3 है। बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को। देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि एचसीएफ, आपको एक नंबर गिवन है, एचसीएफ ऑफ 210, मतलब 210। यहाँ पे एक नंबर है क्या? 210। 210 एक नंबर है, और एक नंबर है 55 या 55 है। तो इसके एचसीएफ को एक्सप्रेस किया गया है, इसके एचसीएफ को जो एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे 210 गुणे 5 धन 55 गुणे एक्स के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, एचसीएफ आपको गिवन है एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एचसीएफ आपको गिवन है, और एचसीएफ आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। देखो, एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, आप 55 है, आप इसको फैक्टराइज कर लो। देखो, 21 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 21 मतलब 3 गुणे 7 और 2 गुणे 5। इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, 210 को। 55 जो है 11 गुणे 5 होता है, 11 गुणे 5 होता है 55।
इन सब में आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर केवल 5 है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना है, केवल 5 है कॉमन फैक्टर। तो आपको कॉमन मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों में उपस्थित है, 5 यहाँ पे दोनों में उपस्थित है, मतलब 5 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर है। तो आप देख रहे हो 5 इसका एचसीएफ, इसका मतलब हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एचसीएफ क्या है, 5 है। तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ आपको बहुत आसानी से निकल सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा एचसीएफ आसानी से इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हो सकता है। तो देखते हैं आगे। 5 को ना देखो 210 गुणे 5 धन 55x ये है, और इसको 5 के बराबर कर दो, इसको सिंपली बस 5 के बराबर कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू जो भी आ रही है यहाँ पे, x की वैल्यू जो भी आ रही है उसमें 55 लास्ट नीचे डिवाइड में आपको 55 दिख रहा है, ठीक है, 55 तो रहेगा ही। तो एक काम करिए आप 55x बराबर ये इधर जाएगा इस साइड में, तो 5 कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस 210, 1 माइनस 210। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब 11x बराबर और इधर क्या आ जाएगा आपको 209, कितना आएगा 209 माइनस में। तो x की वैल्यू आसानी से आ गई, x की वैल्यू माइनस 209/11 होगा, x की वैल्यू माइनस 209/11 होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, पहले आप एचसीएफ जो गिवन है उसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आपको फास्टली फाइंड आउट करना है, एचसीएफ के लिए आपको ऐसे नहीं करना है, ये वाला मेथड आप यूज मत करो। आप आसानी से देखो 210 को 21 गुणे 10 में तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 21 को 3 गुणे 7 में तोड़ दो, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। और 10 को 2 गुणे 5 के रूप में तोड़ दो। और ये 55 जो लिखा है इसको 11 गुणे 5, 11 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो आप देख रहे हो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। इसका मतलब 5 जो है यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर एक ही है 5। तो इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको फाइंड आउट ही नहीं करना है, क्योंकि 5 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो वही तो ग्रेटेस्ट होगा। और 5 को जो एचसीएफ दिया है उससे आप अगर कंपेयर करोगे, आप उससे तुलना करोगे, दोनों के इक्वल कर दोगे तो आसानी से आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इफ p इज ए प्राइम नंबर, p एक अभाज्य संख्या है, p एक प्राइम नंबर है, एंड इट डिवाइड्स q स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर को p डिवाइड करता है, q स्क्वायर को p डिवाइड करता है, और q जो है यहाँ पे 0 से बड़ा है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए एक थ्योरम होता है, एक प्रमेय होता है यहाँ पे कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, लेट्स से एक नंबर है 7, ठीक है 7, ठीक है 7 को, या एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है एक नंबर है यहाँ पे, लेट्स से कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं 10, और 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, 10 को 2 एक प्राइम नंबर है जो 10 को डिवाइड करता है। तो आप कह सकते हो 10 का स्क्वायर जो है, अगर हम कहें कि 10 के स्क्वायर को भी 2 डिवाइड करता है, मतलब कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, अगर उसको एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो उसके स्क्वायर को भी वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे बस सिंपली उल्टा लिखा हुआ है कि एक नंबर के स्क्वायर को अगर कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब q डिवाइड्स p, क्या ऐसा होगा? नहीं, p डिवाइड्स q, p जो है q को डिवाइड करेगा। अगर p q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p q को भी डिवाइड करेगा, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो सीधा सीधा एक प्रमेय पे आधारित था, इसमें कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चूज द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चूज एक ऐसा नंबर चूज करना है आपको, एक ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करना है जिसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लगातार विस्तार करता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। ठीक है, जैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन है, लेट से हम एक नंबर लेते हैं 1/3, क्या 1/3, और 1/3 को अगर आप भाग करते जाओगे तो ये 0.3333 और ऐसे लगातार ये चलता रहेगा, कभी भी ये एंड नहीं होगा। मतलब 0.33333 लगातार यहाँ पे आता रहेगा, कहीं पे एंड भी नहीं होगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी रुक नहीं रहा है, और रिपीटिंग का मतलब होता है इसको ये बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी पुनरावृत्त होती रहती है, लगातार ये रिपीट करता रहता है ये नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक रूल होता है यहाँ पे, आप इसको समझिए। एक रूल क्या होता है कि अगर एक नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर केवल 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का है, 2 पावर n इंटू 5 पावर m, मतलब उसमें केवल 2 और 5 की जो यहाँ पे पावर है वही केवल है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें केवल 2 और 5 है, 2 और 5 का ही यहाँ पे पावर है। 2 और 5 के पावर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे गुणनफल के फॉर्म में लिखा गया है 2 और 5 को, केवल यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आपको दिख जाता है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन इसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए, टर्मिनेटिंग का मतलब रुकने के लिए, जैसे लेट से एक नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे 3/5, ठीक है, 3/5, तो 3/5 को आसानी से लिख सकते हैं 0.6, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 और 5 है यहाँ पे। लेकिन 2 या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन यहाँ पे होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कोई भी एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे, मतलब एक प्रोडक्ट में कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर में ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए एज ए गुणनखंड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। आप इसमें देखिए 11/80 में 11/80 जो है, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16x5। देखो 80 को लिख सकते हैं, 80 के बारे में देखिए आप, इसको लिख सकते हैं 16x5। 16 का मतलब होता है 2 घाते 4 और 5 की घाते 1, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ये इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। आप 360 को देखिए, 360 को हम लिख सकते हैं 36x10, 36x10, और 36 में क्या आता है, देखो 36 में आप अगर देखो 36 में क्या आ रहा है, देखो 10 में 2x5 आ रहा है, और 36 में 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2, ये आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 तो है, देखो 2 तो है, यहाँ पे 5 भी है, लेकिन 2 5 के अलावा 3 भी है, 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 भी है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो सकता है, क्या यही ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि ये ऑप्शन क्या सही होगा। यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे, क्योंकि 45 भी लिखा गया है, 45/360 है, और 45/360 है, तो 45 में भी तो 3 आता है, 45 में भी तो 3 आता है। 45 को हम लिख सकते हैं 9, 45 को क्या लिख सकते हैं 9x5, 9x5। देखो 45 को लिख सकते हैं 9x5, यहाँ पे 45 अगर मैं इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करूँ दूसरे वाले इक्वेशन को, देखिए 45 को लिख सकते हैं 9x5, और 360 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2x5 लास्ट में लिख दें, और यहाँ पे 36 लिख दें, 36। देखो 5 5 से कट जाएगा, इसका मतलब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में 2 तो है, बिल्कुल 2 है, 2 तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे 9 है और 36 भी है, गुणे 2, 9x4 36 आ रहा है, 9x4 मतलब 36 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर तो है, 2 की पावर यहाँ पे है, इसका मतलब 2 की पावर है, तो यहाँ पे ये जो है ये भी एक टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा। 63/240 को देखिए, 63/240 को देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने चेक किया और दोनों ऑप्शन में दिख रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 या 5 है,
ठीक है। 63 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 9। 240 को लिख सकते हैं, देखो 240 में 2 गुणे 10, 2 गुणे 5 तो आएगा, 10 तो है। और 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 24 को लिख सकते हैं 6 गुणे 4। 6 गुणे 4 का मतलब होता है या 8 गुणे 3। तो 8 गुणे 3 जब लिखोगे तो 2 घाते 3, 2 घाते 3 और गुणे 3, और 3 यहां से कट रहा है, 3 कट रहा है यहाँ पे, 3 का 9 होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। ये देख लेते हैं 93/420, 93/420 इसको देखते हैं। देखो 93 को लिख सकते हैं हम 21, 93 को क्या लिख सकते हैं आप देखिए, 31 गुणे 3 लिख सकते हैं। कैसा है, 31 गुणे 3 लिख सकते हैं 93 को। और 420 को 7 गुणे 6, ठीक है, 7 गुणे 6, 7 6 42 होता है। और 10 मतलब यहाँ पे 2 और 5 है, 6 में भी 2 है, एक 3 है, 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 बच रहा है, 7 एक बच रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा इसका। तो ये ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको समझ में आया क्या कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि जो हर है, हर को केवल 2 और 5 के पावर, 2 और 5 के घात के गुणनफल के रूप में होना चाहिए अगर यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन लाना है। अगर ऐसा नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई और भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखो, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिए। केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, वन ऑफ द फैक्टर, आपको बताना है इसमें से इसका कोई, देखो ये जो नंबर लिखा है इसमें से कौन सा एक की कोई एक फैक्टर है। इन सब जो लिखा है यहाँ पे 25x² - 1 और +1 + 5x का होल स्क्वायर, ये जो नंबर लिखा है इसका कोई ना कोई एक फैक्टर आपको देखना है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको। और प्लस ये लिखा है 5x + 1, इसको ऐसे लिख सकते हो 5x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे आपको मिलेगा 5x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेगा मिलेगा 5x - 1 प्लस यहाँ पे 5x + 1 का होल स्क्वायर। आप दोनों में से प्लस के इधर और प्लस के दोनों साइड से आप 5x + 1 कॉमन ले सकते हो, 5x + 1 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ बनेगा 5x - 1 और प्लस 5x + 1 भी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक आपने निकाल लिया तो एक बचा है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 5x + 1, 5x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 10x आएगा, 10x। इसका मतलब एक इसमें से एक कोई गुणनखंड क्या है, 5x + 1 है, कोई एक गुणनखंड इसका क्या है, 5x + 1 है। आप इसी स्टेप में देख सकते थे यहाँ पे 5x + 1 आने वाला है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो सकता था, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी पूरा, क्योंकि 5x + 1 आपको साफ साफ दिख रहा है कि a + b, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है a² - b², a² - b² = a + b × a - b होता है। इसका यूज करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और साफ साफ आपको दिख जाता है कि यहाँ पे 5x + 1 है, यहाँ भी 5x + 1 है, तो कॉमन जो है, कॉमन जो फैक्टर होगा यहाँ पे क्या होगा, 5x + 1 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे जीरोज दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जीरोज मतलब शून्यक जो है किसी भी एक पॉलिनोमियल का, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज आपको, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक आपको दिया हुआ है। तो बहुपद क्या है यहाँ पे, x² + a + 1x + b, ये एक बहुपद है, ठीक है। और इसके जो शून्यक हैं वो क्या है, 2 और
-3, ये दोनों शून्यक हैं, ठीक है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है या जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब जो कि पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ऐसी एक x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को पूरी तरह से जीरो कर दे। तो आप एक काम करो, एक बार आप x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू 2 प्लस b, और ये 0 के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2a+2 प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो 2a प्लस b, और ये देखो 4 प्लस 2 6 है, और इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गया इससे, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, 2a प्लस बी इक्वल टू -6 एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन आप -3 रख दो, तो -3 का स्क्वायर प्लस a+1 -3 और प्लस b इक्वल टू 0। तो देखो डायरेक्ट हम करते हैं इसको, -3a, ठीक है। देखो यहां से मिलेगा आपको 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हो आप, -3a और प्लस b, ये हो जाएगा 6, 9 -3 6 होता है, 6 इधर जाएगा तो -6, ठीक है, -6। तो देखो दोनों तरफ -6 आपको दिख रहा है, दोनों तरफ आपको -6 दिख रहा है। तो एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड आपको -6 दिख रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हो। 2a प्लस बी जो बराबर होगा किसके, -3a प्लस बी के इक्वल होगा। देखो 2a प्लस बी इक्वल टू -6 आ रहा है यहाँ पे, फिर से देख लो आप एक बार। 2 और -3 यहाँ पे क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस a+1x प्लस b, ठीक है। तो हमने 2 रखा, तो 2² प्लस a+1 इंटू 2 प्लस b, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, और 2a प्लस b इक्वल टू -6 हो गया। यहाँ पे जब हम 3 रख के -3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो -3a है, -3a, ओके। तो आप एक चीज यहां समझना कि जैसे हम इस वैल्यू को रखेंगे तो -3a प्लस बी आ रहा है, और b से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपको मिल जाएगा 5a इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में दिया है, आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में दिया है, तो वही ऑप्शन सही होगा, b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। a की वैल्यू 0 आ रही है, और 0 एक ही ऑप्शन में गिवन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या रखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन ए पॉलिनोमियल, फिर से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल, इसको देख लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल हमारा है कि x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये गिवन है। और आपको बताया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज होते हैं, ये बराबर है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के। तो आपको बतानी है के की वैल्यू। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x का गुणांक यहाँ पे है -k प्लस 6, लेकिन माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा k प्लस 6, ठीक है, k प्लस 6 हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, प्लस k प्लस 6 बटे 1, k प्लस 6 बटे 1, और ये बराबर होगा 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 इंटू 2k माइनस 1 के बराबर है। देखो 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो ये k इस साइड जाएगा तो 2k माइनस k इक्वल टू k, और ये 7 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आने वाली है, k की वैल्यू होगी 7। तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, k की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। देखो लीनियर इक्वेशन कोई भी है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसमें सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है।
कोई भी लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में जो सोल्यूशन है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है -3 3 2 -2 4 -4। ये आपको लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन दिए हुए हैं, क्या क्या, -3 3 2 -2 और देखो जो भी लीनियर इक्वेशंस होगा वो इन सब को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम कह सकते हैं जो जिसकी वैल्यू ये सब होगी, मतलब ये कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू होगी वो इन सब लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक काम करो, आप चेक कर लो, आप जैसे y माइनस एक्स को चेक करते हो, आप एक बार y माइनस एक्स को चेक करो, ठीक है, 0। अगर आप इसकी वैल्यू देखो -3 और 3 की वैल्यू रख दो, -3 मतलब y की जगह पे 3 रख दो और x की जगह पे -3 रख दो, तो आप कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है y + x = 0। देखो जब आप y + x है और आप देख रहे हो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस को एक माइनस से अगर आप ऐड करते हो सेम नंबर को तो हर केस में 0 आएगा। अगर आप देखो जैसे यहाँ पे y की जगह पे आपने 3 रख दिया, x की जगह -3 रख दिया 0, 2 रख दिया, -2 और +2 रख दिया, -4 और 4 रख दिया, तीनों केस में आपको दिख मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है, तीनों केस में आपको 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। आपको जब एक ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी तकलीफ की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन थे, मतलब बहुत आसानी से हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कई क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया विथ फुल कॉन्सेप्ट। तो ऐसे हम मिलते रहेंगे अगले सीरीज में भी। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को थोड़ा बहुत ही धैर्य के साथ देखिए। आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।